आज हमारे साथ हल्का 98 की एक नौजवान उभरती हुई तालीम याफ्ता एक सियासी क़यादत मौजूद है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान की उस पार्टी से है जिन्होंने हमेशा हक़ और सच की बात की, जिन्होंने हमेशा मसावात की बात की, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक सही मायनों में इस्लामी रियासत बनाने का जिक्र किया। जी बिल्कुल, मेरी मुराद सरदार उस्मान अली एडवोकेट से है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनका सियासत में आने का जो है वो किरदार, और उस हवाले से सियासत में आकर उनका मंशूर क्या होगा और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर उनका इस हवाले से जो आजकल सियासी मंजर आमा है, हल्का की सियासत क्या कहती है, और दीगर सवालात हम उनसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं आमिर खान न्याजी साहब का और सिटी रंग न्यूज़ का ख़ुसूसी तौर पर ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे दर हकीकत आम आदमी के नुमाइंदे को यहाँ पर आपने दावत दी है। मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। सरदार साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया है समुद्री की इस सियासत में इन हुए? मैं इससे पहले भी जो 2018 का इलेक्शन था उसमें भी उम्मीदवार था, लेकिन मुतहदा मजलिस अमल की वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ सका। और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने चूँकि फ़ैसला किया है कि अपने निशान पर और अपने परचम तले और इंडिपेंडेंट और सिर्फ आवाम के साथ इल्हाक करके ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस हवाले से मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर NA 98 के अंदर उम्मीदवार हूँ। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि समुद्री के किस हलके से आपका जो है ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ NA के हवाले से अगर देखें तो 98 से है, और PP अगर देखें तो PP 103 से है। और आपका गांव कौन सा है, या आप समुद्री तहसील के ख़ास शहर से वाबस्ता हैं? मैं गांव 473 है समुद्री के साथ, 473 गाहबे बम्बा, उसका मैं रहायशी, और गांव के अंदर ही मेरी रहाइश है। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से आपको कितना अरसा हो गया है, और हमें सबसे पहले ये बताएं कि क्या आपको जमात ने टिकट कंफर्म कर दिया है NA का? असल में जमात में जो टिकट देने का तरीक़ाकार है वो मुकाम के अंदर शूरा जो है वो मुकामी शूरा अरकान के मशवरे से तय करती है। उसकी सिफारिश जो है नज़्म बाला को भेज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुझे फ़ख्र है कि जमात के अहबाब ने मुझे पर यह ज़िम्मेदारी मुझ पर एतमाद किया, और मैं अल्लाह से इसकी दुआ भी हूँ कि मुझे इस्तिकामत दे। एक बड़ा फ़रीज़ा है, अम्बिया का फ़रीज़ा है कि मसाइल को हल करना, अवामी मसाइल को हल करना, इसके लिए मुझे ज़िम्मेदारी है। अल्लाह से मैं दुआ गूँ कि मुझे इसके अंदर इस्तिकामत दे। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, और आपने जैसा कि बताया कि साबका अदवार के अंदर भी आपको जो है वो उम्मीदवार थे, लेकिन किसी वजूहात की बना पर चंद एक कि आप उस इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले सके, तो अभी आपका क्या मंशूर है? किस मंशूर के तहत आपने जो है वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से NA के उम्मीदवार के इलेक्शन का ऐलान कर रखा है? अमर भाई, अब तो हर बच्चा जान चुका है कि मौजूदा सियासत के अंदर पाकिस्तान को 70 साल हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखें कि एक दिन के लिए भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जो निज़ाम है वो अमली तौर पर ना अदालतों के अंदर, ना कचहरी के अंदर, ना बैंकिंग के अंदर, ना कारपोरेशन के अंदर, ना मंडी के अंदर मौजूद है। जमात इस्लामी इस दावत के साथ इलेक्शन के अंदर है कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हो, PDM हो या PTI हो या दीगर लोग जो इक़्तिदार के अंदर रह चुके हैं, उनका निज़ाम इस्लामी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उनका आपस के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। ना सूदी पॉलिसी पर कोई इख्तलाफ है, ना निज़ाम तालीम पर कोई इख्तलाफ है, ना निज़ाम मुआशरत पर इख्तलाफ है, ना जो हमारा पटवारी कल्चर है उस पर कोई इख्तलाफ है। तमाम एक ही पॉलिसी पर चल रहे हैं। हम उसके मुतबादिल एक दूसरा निज़ाम, इस्लामी निज़ाम हुकूमत लेके आए हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर अब अवामुन्नास के दर्दों का मसाइल का हल है, और उनके लिए जो है वो आसूदगी और आसाइश वाली ज़िंदगी, और दुनिया भी कामयाब हो सकती है और आखिरत के अंदर भी उनके लिए कामयाबी हो सकती है। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा कि मौजूदा सियासत में आपने जैसे ये बताया कि जितने भी इस वक्त कौमी अदारे हो गए या जितने भी हमारी लोकल गवर्नमेंट होगी, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त आवाम जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है और बड़ी एक बेयकीनी की सूरत हाल बरपा है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका विज़न क्या है? आमिर भाई, दो किस्म के मसाइल हैं। एक तो कौमी मसाइल हैं जो हुकूमतों के हैं, और एक लोकल मसला है। कौमी मसले को अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत है। अच्छा, वो अगर हम मुकामी जो है नज़म, जो मुकामी मसाइल हैं आम आदमी के हवाले से, आप देख लें कि मैं समुद्री की सिर्फ बात करूँगा। समुद्री के अंदर जो साबका नुमाइंदे यहाँ पर मुख्तलिफ़ हुकूमतों के रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी तरक्याती कामों के बेबांगे दोहल जो है वो करता है कि नारे लगाता है कि मैंने अस्पताल बनाए, मैंने स्कूल बनाए, पार्क बनाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि
आप देख लें कि जब तक मौजूदा अदारे जो हैं वो मेरी माँ बहन की, मेरे भाई की, मेरे गरीब आदमी की जब तक बेइज्जती ना कर लें, उन्हें सुकून नहीं आता। आपके मीडिया ने ये दिखाया है कि यहाँ पर डिलीवरी के केसेस के लिए आई हुई ख़वातीन जो हैं वहाँ बाहर फ़र्श पर पड़ी हुई होती हैं। आप देखते हैं बज़ाते खुद के एक जो 300 रुपये, एक 10 रुपये वाला, बल्कि 50 रुपये वाला जो स्टाम है वो एसी की मौजूदगी में, MPAs MNAs की मौजूदगी में 300 रुपये में बिक रहा है। और जो आप चले जाएँ कि 4 जो हैं हॉस्पिटल के अंदर बेड हैं एमरजेंसी के अंदर, 8.5 लाख वोट है समुंदरी का। और अगर आप अंदाज़ा करें बाकी आबादी जो वोटर नहीं है अभी बने, इस उम्र को नहीं पहुँचे, उन तकरीबन 12 से 13 लाख आबादी है। 12 से 13 लाख आबादी के लिए 4 एमरजेंसी बेड का अस्पताल है। और आप इनकी तकारीर सुन लें मुकामी नुमाइंदों की और इन हुकूमतों की अपनी कारकर्दगी सुन लें तो ये आप थक जाएंगे सुनने के बाद। और दिल का जो 7 वार्ड बनी उसके अंदर 5 बेड हैं। यानी जो तरस नाम की चीज़ है इन लोगों के अंदर कोई नहीं है। जुल्म और ज़्यादती है, किसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती है, आम आदमी के साथ जुल्म और ज़्यादती है, और ये ख्वाब खरगोश के अंदर सोए हुए हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि अगर आपको इस वक्त मौका मिलता है और आप आने वाले 3-4 मतलब ऐवान में जाते हैं, अवाम आपका जो एतमाद का इजहार करते हुए अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करके आपको अगर ऐवानों की कुर्सियों में बिठा देते हैं, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर आप अपने हलके की तरक्की को कहाँ पर देखना चाहेंगे? आमिर भाई, असल में बात यह है कि 3-4 साल तो बहुत दूर की बात है। अगर मरकज़ तक जमात इस्लामी पर लोग एतमाद करते हैं, मरकज़ के अंदर से हमारी हुकूमत बनती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कहता हूँ कि आप डिजिट्स उठा के देख लें कि जो हमारे टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से 50% टैक्स है जो सरमायादार लोगों पर उनके प्रोटोकॉल पे लग रहा है, और मुझे आम आदमी तक वो पहुंचता नहीं है। अगर इंशाल्लाह इस्लामी लोग होंगे, हमने डिलीवर किया है, हमारे पास हमारे 400 के करीब नुमाइंदे रहे हैं, आज तक करप्शन का कोई केस नहीं है, आज तक नैब क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट अब सहीफ़े नहीं उतरने आमिर भाई। अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुंह से ये बात निकल रही है कि अगर कोई सादिक और अमीन है तो वो सिराजुल हक साहब है। अगर अब ये जो मीडिया का केस चल रहा था उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर कोई पार्टी मुनासिब अंदाज से सही अदब और एहतराम के साथ मीडिया के ऊपर वो काम कर रही है, सोशल मीडिया के, तो जमात इस्लामी के सोशल मीडिया विंग है मौजूद। अच्छा ये, और अगर हम अकेला मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एतमाद मुझ पर आवाम करती है, तो यहाँ पर लोकल जो मसाइल हैं उन पर एक MPA या एक MNA भरपूर अपने कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर AC मंगवा पे हालात को अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता है। जो अपनी मर्ज़ी का ईमानदार यहाँ पर DSP लगवाने के बाद वो यहाँ पर जो है क्राइम है उसे कर सकता है। यही 2-3 काम तो इनकी मर्ज़ी के होते हैं। पूरे शहर के अंदर देख लें कि परचेज सिस्टम जारी है, करप्शन है, जो उसकी सरपरस्ती मौजूदा इंतज़ामिया कर रही है, और जो ये नशा है उसकी सरपरस्ती थाना कर रहा है, जो डकैत हैं दिन ब दिन डकैतियाँ हो रही हैं उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। अच्छा अब मैं किसके पास जाऊँ? अब थाना भी इसमें जो हो चुका है वो हाथ अपने उठा चुका है कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, AC जो है वो आम आदमी के मसाइल नहीं हल कर सकता, तो मैं किसके पास जाऊँ? लिहाजा मैं तो बेबस हो चुका हूँ। माजरा के साथ उस्मान साहब यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम खानज़ादा टॉक। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। मेरा पार्लर मेरे पास, गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आमिर खान और एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम खानज़ादा टॉक में खुश आमदीद। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि अगर आपको असम्बली में आकर कोई कानून के अंदर तरमीम साजी करने का मौका मिलता है तो आप वो कौन सी तरमीम करना चाहेंगे? जी शुक्रिया। मैं चूँकि आम आदमी हूँ और आम आदमी के मसाइल से वाबस्ता हूँ, ज़राअत के साथ मेरा शुबा है, ताजर हजरात मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो सबसे पहला जमात इस्लामी जो कानून साजी करेगी उसमें ये देखा जाएगा कि आम आदमी की बेहतरी के लिए, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए क्या है। अब मसाइल का तो अंबार है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आम आदमी बिल्कुल बेबस है, और हुक्मरानों के अंदर आप समझ लें कि ये जो तरस नामी फीलिंग होती है ना जी, वो तरस नामी फीलिंग भी नहीं है, और पत्थर दिल लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे मसाइल के साथ उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इंशाअल्लाह नज़ीज़ हम तालीम पर भी बेहतरीन काम करेंगे, हम लॉ एंड आर्डर। अच्छा, तालीम के हवाले से यहाँ पे माजरत के साथ आपकी बात को मैं करता हूँ यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हुए कि माशरे के अंदर तालीम ज़्यादा ज़रूरी है कि तरक्की?
देखें, तालीम याफ्ता लोग होंगे तो तरक्की होगी। सबसे पहले इस वक्त देख लें आप, 21 किस्म का निज़ाम तालीम चल रहा है, और अगर दीनी मदारस की बात कर लें 5 किस्म का वहाँ पे निज़ाम तालीम चल रहा है। यहाँ पर जो निज़ाम तालीम है वो तकसीम है, दर्जाबंदी। अगर आपके पास 500 रुपये आप दे सकते हैं तो आप इस स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अगर 5000 दे सकते हो आप इससे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा लें बच्चे, और अगर आप 5 लाख दे सकते हैं तो आप इससे भी बड़े स्कूल के अंदर करवा लें। लिहाजा निज़ाम तालीम भी, हमारा तालीम भी ऐसा बनाया गया जिसके अंदर दर्जाबंदी और अफराद के दरमियान खला पैदा करना, और गरीब को गरीब से गरीब तर करना, और अमीर को मज़ीद मजबूत करना। इंशाअल्लाह हम जब इस्लामी हुकूमत आएगी, सबसे पहले तो आम आदमी, आम तालिब इल्म और बड़ा घर का जो बच्चा है वो एक सफ़ पर बैठकर तालीम, एक डेस्क के ऊपर एक छत तले तालीम हासिल करेंगे। और जी अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अगर आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मौका दें, आप कामयाब भी हों और ऐवान में भी जाएं, हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, अगर आपको वक़्त की रियासत का अगर रियासत का वज़ीर आला बनने का मौका दिया जाए तो आप किन मंसूबों पर जो है वो अमल दरामद करना पसंद करेंगे? हम सबसे पहले तो ये निज़ाम तालीम है, इसका बेहतर होना, एक निज़ाम तालीम होना और बराबर निज़ाम तालीम होना, इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर माज़रत के साथ इमरान खान ने भी एक इसी एजेंडे पे अमल दरामद करते हुए यकसा तलीमी निज़ाम नाफिज करने की जो है वो कोशिश की थी, तो किसी हद तक उन्होंने अमली जामा पहना भी दिया था। लेकिन कुछ हमारे सियासी हल्का बाब और कुछ हमारे बाअसर हल्का बाब ने दोबारा से जब ऐवान की जो कुर्सियों को जो संभाला और संभालने के बाद उस चीज़ को जो है वो दोबारा से ख़त्म कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप भी आकर ये चीज़ करते हो तो वो आने वाले वक्त के अंदर आपके बाद भी वो कायम व दायम रहेगी? ऐसी कोई हिकमत अमली वो कौन सी है? इमरान खान साहब मोहतरम हैं, बड़े हैं, एक सियासी जमात के लीडर हैं, लेकिन एक बात होती है कहने की हद तक। कहने को तो वो इस्लामी रियासत मदीना भी बनाना चाहते थे, करप्शन का खात्मा भी चाहते थे, वो हर बात पे कह रहे मैं ये भी करूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। मेरा ख्याल है उनकी कहने वाली बातों पे अब आप माशाल्लाह एंकर हैं, आपको यकीन नहीं करना चाहिए। जमात इस्लामी पर आप क्यों यकीन करेंगे कि जमात इस्लामी सच्चे और सालिहीन लोगों की जमात है। इन्होंने डिलीवर करके अमली तौर पर बताया है, और इंशाअल्लाह सबसे इस वक्त तो हम आपको यकीन ही दिला सकते हैं, और अपनी साबका जो हमारी तारीख़ है उसको हम पेश करके, क्योंकि हम पिछली हुकूमतों के अंदर भी जब भी हमें इक़्तिदार मिला साबित करम रहे, डिलीवर हमने किया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम एक ही निज़ाम तालीम लेके आएंगे। इसके अलावा हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हम बहैसियत कौम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा सुमान साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे खुद से चॉइस दी जाती है आपको कि आपके पास आपको कहा जाता है कि कौन सी वजारत है आपको जो है वो पसंद है, हम आपको वो वजारत देते हैं, तो आप कौन सी वजारत को जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहेंगे? अमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे वज़ीर बनाना चाहते हैं, बल्कि मैं अपने हलके की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गरीबों के नुमाइंदे के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। वजारत जो है ये विज़र से निकला, इसका मतलब होता है बोझ, वज़न। तो हम ख्वाहिश नहीं करते, अगर वजारत जो भी मुनासिब समझे वो, हम अल्हम्दुलिल्लाह सियासी कारकुन हैं, सोसाइटी के आम मामलात, आम हालात को, हम आदमी के काम को जानते हैं। जो भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह हम उसे भरपूर अंदाज में अपनाएंगे। मतलब ये बताइएगा कि वोट ज़्यादा ज़रूरी होता है या वोटर, और अगर वोटर है तो क्यों है, और अगर वोट है तो क्यों है? वोटर और वोट दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, एक होता है कि वोट लिए और उसके बाद गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गए, और एक होता है वोटर। वोटर वो होता है कि जो अगर आप इक़्तिदार में नहीं भी हैं तो आपके साथ हमा वक्त वो शाना बिशाना खड़े होते हैं। मुस्तकिल इस्लामी इनकलाब के लिए राय आमा का ज़हनी तौर पर समझ कर हमवार होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपना मिस्र की देख लें, वहाँ पर इनकलाब आया लेकिन वो सीसी ने आके वो बुलडोज़ कर दिया। इसलिए राय आमा को हमवार करके हम ही वोट लेने के पर यकीन रखते हैं, फिर ही हम मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी हुकूमत भी बना सकेंगे। वरना जिस तरह चलता है, ये इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, दीगर अदारे मुदाखलत करते हैं, चलनी नहीं देते, तो फिर तो वो हमारी हुकूमत भी उस नज़र ही हो जाएगी। अच्छा सुमान साहब, ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई ही सियासी क़यादत की ज़रूरत है, या इस्लामी जमहूरी निज़ाम नाफज करते हुए सदारती रेफरेंस को कामयाब करवाना चाहिए? नहीं, सदारती रेफरेंस को तो आप देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं। यहाँ पर जमहूरी हुकूमत दौर कम रहा है और सदारती और आमराना ज़्यादा रहा है। लेकिन बिलखसूस अगर आप देखें कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं है कौम के, ये नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ मोहतरम देख लें, इमरान खान साहब देख लें,
जरदारी साहब देख लें, ये किसी कुर्बानी के, ये कोई नेल्सन मंडेला नहीं है कि जो जिन्होंने कौम के लिए बड़ी जद्दोजहद की और अब बाहर आए। अब ये तो अपने पैसे की बुनियाद पर, नस्ल दर नस्ल की बुनियाद पर और लोगों को और बैरूनी जो अदारों की सपोर्ट है उसकी बुनियाद पर ये नुमाइंदे बने हुए हैं, और आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये हरगिज़ आप ना कहिए, मैं आपके लिए खुदारा ये कहता हूँ, आप इन्हें अवामी नुमाइंदे ना कहिए। इनकी दुनिया और है, हमारी दुनिया और है, हमारे मसाइल को ये नहीं समझ सकते। इसके अंदर बहरहाल बल्दियात अगर बहाल होंगे तो नीचे से क़यादत ज़रूर आएगी, हर जमात की क़यादत आएगी और हर पार्टी की और हर नज़रिए की क़यादत आएगी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। जुड़े रहिए प्रोग्राम खानज़ादा टॉक के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा पार्लर मेरे पास, गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। ओह शान, इस गर्मी ने तो शान ने गुस्ताखी कर दी है। फासला रखें वरना जाया हो जाएगा। आसमान भी आग बरसा रहा है, दिल तो चाह रहा है इसको घुमा घुमा के तू टेंशन ना ले, हवा आने दे। गर्मी भगा, ठंड रख, स्प्राइट। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर, 100% प्रेप, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो मरतबा फिर से प्रोग्राम खानज़ादा टॉक के अंदर खुश आमदीद। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लीडर बनने के लिए कौन सी खूबियाँ होना ज़रूरी हैं? लीडर, हकीकी लीडर तो वो होता है जो अवामी मसाइल से वाकिफ़ हो और उसकी अवाम की नुमाइंदगी करने वाला लीडर होता है। उसके पास पैसे ना हो, दीगर चीज़ें बेशक ना हो, ये चीज़ें लीडर के लिए ज़रूरी नहीं हो। वो मुस्तकिल मिजाज हो, हालात और मसाइल को बर्दाश्त करने वाला हो और अवाम अपने जिस भी अवाम का वो नुमाइंदा हो उसकी क़यादत वो करे और उसके मसाइल को जहाँ पर पेश करना है वहाँ पर करे। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अक्सर कुछ हल्का अहबाब के अंदर जो है ना, सियासी हलकों के अंदर जमात इस्लामी को जो है वो अफ़गानी तालिबान के हमायती समझा जाता है। ये बात किस हद तक सच है, और अगर नहीं सच है तो फिर ये ऐसी बात जो है वो क्यों फैलाई जाती है? नहीं, इस्लाम ने तो तमाम कलमा पढ़ने वालों को मुसलमान कहा है। हमारे तो अफ़गानिस्तान के तालिबान भी भाई हैं, जो इंडिया के अंदर हैं वो भी हमारे भाई हैं मुसलमान, और जो पूरी दुनिया के अंदर एक उम्मत है ना मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाली उम्मत है। हम तो सबके साथ मोहब्बत करते हैं, आपके साथ भी मोहब्बत इसी वजह से करते हैं और तालिबान के साथ भी मोहब्बत इसी वजह से करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा माजरत के साथ, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे तारीखदानों जो है ना वो ये कहते नज़र आते हैं कि जो जमात इस्लामी के जो बानी हैं, जो इनके जो मतलब जिन्होंने इनकी बुनियाद दान है जनाब मौलाना मौदूदी साहब, उनके हवाले से तो कुछ ना वो ये मतलब सुनने में आता है, इस मुख्तलिफ तारीखदान ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान बनने के हक़ में ना थे। देखें, आप अमर भाई माशाल्लाह एंकर हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, इल्म दिया, आप पढ़ के आए हैं, आप क्यों नहीं इस पर तहकीक करते? आप शाया करें अपने टीवी पे, अपने वो क्लिप, वीडियो क्लिप सैयद साहब का शाया कर दें, वो अखबार का तराशा शाया कर दें। अगर किसी किताब के अंदर उन्होंने कोट किया तो वो शाया करें आप, ताकि हमारे इल्म के भी अंदर इजाफा हो और आप भी सुनी सुनाई ना कहें, फिर आपको पता हो कि हमने यहाँ से पढ़ा है। नहीं सर, मैं आप बताता हूँ ना सर, देखें बहुत सारी अगर आप रिसर्च करते तो बहुत देखें, इसी तरह जैसे हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की मिलती है, उसमें भी बहुत सारे जो हैं वो उतार और नशीब व फराज हैं। किसी जगह पर हमें जो है बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन्हें हमें हकीकी कौमी हीरो जो है वो थे, लेकिन हमें उन्हें तरीके जो है बंद सफ़ों के अंदर दफन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे किरदार थे जिन्होंने हमें मतलब जिनको हमने लीडर बना दिया। तो ये मतलब इस बात के ऊपर हम अगर इसे मतलब जाना चाहें ना कि वो फलां सच है, तो ये तारीख के अंदर बहुत सारे जो है ना वो उलझी हुई तारीख है। तो अगर तारीख को छेड़ा जाए तो वो आगे से ये कहती है कि हमारे मतलब तारीख के साथ छेड़खानी ना की जाए तो ही बेहतर है। तो ये वो सवाल था कि जो मौलाना मौदूदी के हवाले आपकी बात आ गई। देखें, जो आप मुझसे बात मंसूब करते हैं उस पर वो आप कैसे उस पर यकीन करेंगे? या तो मेरे मुँह से सुनी हुई बात, या मैंने कहीं लिखी होगी, या आपको कोई फ़र्द गवाही दे कि इसने मेरे सामने ये बात की। यही एक पैमाना है हमारे पास। अच्छा, इसी पैमाने को मद्देनज़र रखते हुए आप देख लें, जमात इस्लामी ने ट्रेन मार्च के एक ऐलान कर रखा था।
तो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आन आई कि अमीर जमात इस्लामी ने उस चीज़ का ऐलान किया कि हम जो है ट्रेन मार्च करेंगे? हमें एक तो ये वजह बता दें कि क्या वजह पेश आई उस ट्रेन मार्च की, दूसरा उसका रूट क्या है और वो कहाँ तक जाएगी और किन हलकों से गुजरेगी, और तीसरा सवाल ये है कि क्या समुद्री की क़यादत भी उस ट्रेन मार्च में किसी हवाले से शिरकत करती दिखाई देती है? अच्छा, असल में सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी है जो आम आदमी, आम आवाम की आवाज़ बन के निकलती है। आप यकीन करें कि मैं तंग हूँ बिजली के बिल से, मैं तंग हूँ गैस के बिल से, मैं तंग हूँ बच्चों की फ़ीस के और रिक्शे के पैसे देने से, क्योंकि मैं आम आदमी, मुझे पता है मसाइल क्या हैं। पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है उनका जीना दूभर कर दिया गया है। ये सूद की जो पॉलिसी है, सूदी मईशत है, इसकी वजह से साबका हुकूमतों को भी जो पॉलिसीज़ थी और मौजूदा हुकूमत की भी जो पॉलिसी है और उससे साबका भी, यानी कि एक ही पॉलिसी का तसलसल, उसकी बुनियाद पर हमारी मईशत, हमारे टैक्स वो लगा के हमारा जीना जो दूभर किया। जमात इस्लामी अवामुन्नास की आवाज़ बनकर महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ और जो ये जो सूदी निज़ाम मईशत है बुनियादी तौर पर, इसके ख़िलाफ़ और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी आम आवाम के जज्बात को लेकर निकली हुई है। और वो यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसका भरपूर इस्तेक़बाल कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि वहाँ पर बस आप कह लें कि लोगों के दिलों की आवाज़ अगर है तो वो जमात इस्लामी है। 25 तारीख़ को हम वहाँ से रहीम यार ख़ान से चले हैं और ये काफ़िला जो है मुल्तान और लाहौर से होता हुआ 27 तारीख़ को वहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी में जो है वो वहाँ पर ख़त्म होगा और हम आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। क्या समुद्री आपके इस हल्का NA 98 से भी आप जो है वहाँ पे जाके शिरकत करेंगे यहाँ की? वो मैं पहले जवाब नहीं दे सकता। असल में जमात का ये नज़म है, तरीक़ाकार है, वो कॉल करती है कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आएँ। तो समुद्री को कोई ऐसी कॉल नहीं है कि जिस पर हम वहाँ पर लब्बैक कहते। अगर हमारे कायदे मोहतरम हमें बुलाते तो हम ज़रूर वहाँ पर सर के शरई अदालत ने जो है वो सूद को ख़त्म करने का ऐलान कर रखा और किसी हद तक ये सेहरा जो है जमात इस्लामी के जो है वो जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो शरई अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है पाकिस्तान के अंदर, हमें या हमारे आने वाली नस्लों को ये निज़ाम हकीकतन देखना, सूद से पाक निज़ाम जो है वो देखने को मिलेगा या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें की गई हैं लेकिन कुछ बाअसर अफराद ऐसे हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो आवाम को नोच रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसी हिकमत अमली है आपके पास कि ये निज़ाम हमेशा अब आने वाले वक्त के अंदर कायम दायम होगा और नाफिज होगा भरपूर तरीके से? नहीं साहब, सबसे पहले तो मैं माज़रत के साथ आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा था किसी हद तक जमात इस्लामी का भी ताल्लुक़ है, ये इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बल्कि बुनियादी जमात इस्लामी का किरदार है। 30 साल से जमात इस्लामी इस मुकदमे को लेकर, इस्लाम के मुकदमे को, अवाम के मुकदमे को लेकर अदालतों के अंदर घूम रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अदालतों ने ये जमात इस्लामी के हक़ में, इस्लाम के हक़ में ये फ़ैसला सुनाया। अब ये कहें कि ये जो सूदी निज़ाम है, आप मौजूदा बजट को देख लें कि 9,500 अरब रुपए का बजट है जिसमें 4,200 अरब रुपए सूद की मद में रखे गए हैं। इसका मतलब अगर ये बजट सूदी है तो वो गवर्नमेंट भी उस निज़ाम को नाफिज कर रही है, तो फिर जो सूद के पैरोकार होंगे या सूद के लेन देन वाले होंगे इस्लाम के अंदर, तो उनके बारे में बहुत सारे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सख्त तो अल्फाज की बात ना करें तो इसका आप ये इस चीज़ पे इनकारी तो नहीं है ना कि फिर मौजूदा जो हुकूमत है वो सूद को अपना कर अल्लाह के जो है वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं काम? आपने मेरे जवाब को आसान कर दिया। हम यही रोना रो रहे हैं कि मौजूदा मसाइल जितने भी हैं इन सारी की वजह से ही सूदी निज़ाम है। तो फिर बहसीयत मुसलमान हमें इस गवर्नमेंट का बायकाट करना चाहिए और इन सियासतदानों को जो है वो हमें खींच कर नीचे उतारना चाहिए, ये आप कहना चाहेंगे? जहाँ पर अगर आप बुलेट की सियासत की तरफ जा रहे हैं तो हम बुलेट की सियासत के कायल नहीं हैं, हम बैलेट की सियासत के कायल हैं। हम जब हमारे पास इस्लामी आइन मौजूद है, उसके अंदर तमाम कानून साजी मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और हमारा आइन ये कहता है कि सूदी निज़ाम यहाँ पर नहीं चल सकता। उस्मान साहब ये बताइएगा कि सानिया माड़िया टॉल पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा, दरूद पाक पढ़ते हुए बच्चे बड़े ख़वातीन को जो है वो गोलियों से जो है वो जिंदा दिन की रोशनी में उन्हें भून दिया। तो उस केस का आज तक वो कुछ नहीं बन सका और उनको कोई इंसाफ नहीं मिल सका। वो दरूद पाक का विरद करते हुए जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका कोई वालियो वारिस अभी तक ना उठ सका, इस गवर्नमेंट में भी और साबका गवर्नमेंट में भी। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आमिर भाई, असल में ना खून जो है वो ज़ाया नहीं होता।
खा वो किसी तहरीक के लोगों को हो, खून जो ज़ाया नहीं होता। इंशाअल्लाह इसी खून की बुनियाद पर इस्लामी इनकलाब आएगा। और ये जो आपने सवाल किया कि कहाँ तक आप देख रहे हैं, देखना क्या है, अदालती निज़ाम सारा मफलूज हो गया है। यहाँ पर तो इस तारीख़ ने, पाकिस्तान की तारीख़ ने देखा कि चीफ़ जस्टिस को भी रोड पे आना पड़ा अपने काम के लिए। जस्टिस इफ्तिखार साहब की मैं बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस को भी यहाँ पर रोड पर आना पड़ा। जो सानिया मॉडल टाउन की FIR है उसके काटने के लिए भी, उसे दर्ज करने पे भी लोगों को, आवाम को आना पड़ा। तो ये बहरहाल जुल्म का निज़ाम है, जबर का निज़ाम है। इंशाअल्लाह इस्लामी हुकूमत आएगी तो थाने के अंदर मज़लूम जो है VIP होगा, हस्पताल के अंदर जो मरीज़ VIP होगा, और AC के दफ्तर के अंदर साइल VIP होगा, और इसके साथ साथ तालिब इल्म जो है वो स्कूल के अंदर VIP होगा। इंशाअल्लाह हम मसाइल का भरपूर हल करेंगे। उस्मान साहब, एक वक़्त के नज़ाकत को मलहूज़े खातिर रखते हुए प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ चूँकि बढ़ रहा है, तो मैं सिर्फ मेरे 1-2 सवालात हैं, उनका जवाब दे दीजिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को किसी भी तरह, मतलब अब वो कहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो ख़बरें आ रही हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बयान भी दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत से साबका हुकूमत फिर भी किसी हद तक बेहतर थी। तो फिर अचानक यूँ हुआ कि एक ख़ानदान बचाओ मुहिम के तहत पाकिस्तान के अंदर PDM के नाम की एक तहरीक चलाई गई, और सुबह शाम गले फाड़ फाड़ कर चंद ज़मीर फरोश सहाफ़ी भी जो थे TV पर बैठ के वो रोने रोते थे कि पाकिस्तान की आवाम लुट गई, पाकिस्तान का शहरी जो वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, हम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, तरह तरह के जो है वो आवाज़ें कसी जा रही थी, एक दूसरे के नाम बिगाड़े जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ यूँ होता है कि उन्हीं तजर्बाकारों की हुकूमत आन पहुँचती है, और अब पाकिस्तान पर महंगाई के नाम की स्ट्राइक्स हैं। अब पाकिस्तान पर कभी बिजली के बिल महंगे कर कर आवाम को उसी महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, कभी गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कभी एशिया खुर्दो नोश की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कभी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो क्या अब वो जो गला फाड़ फाड़ कर सियासतदान और वो मीडिया नुमाइंदगान जो कंटेनर्स पर चढ़कर, ऐवानों में बैठकर और टीवियों कैमरों के सामने बैठकर गले फाड़ फाड़ पर बोलते, आज उनके अंदर से वो पाकिस्तान का दर्द कहाँ पर चला गया, क्यों चला गया? क्या उनके ज़मीर अब सो चुके हैं? क्या उनकी गैरत अब मर चुकी है? क्या उन्हें अब आवाम का दर्द नहीं रहा? क्या अब उनके लिए आवाम से कोई सरोकार ना है? इस सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि आप पार्टीज़ को डिस्कस करने की बजाय पॉलिसीज़ को डिस्कस करें। आप देखें कि जरदारी साहब की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, और अब जो है वो मुस्लिम लीग नून की फिर हुकूमत है। आप देखिए कि इन तीनों चारों को जो मैंने नाम लिए, इनकी पॉलिसी के अंदर कोई इख्तलाफ था क्या? उस वक़्त कोई मुआशी पॉलिसी कोई और थी, या उस वक़्त के वज़ीर जो मालियात थे, अपना क्या कहते हैं उसे, वो उस वक़्त IMF के पास नहीं जाते थे या मौजूदा नहीं जाते? असल में ये पॉलिसी है, जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है वो पॉलिसी गंभीर होती जा रही है, और मेरे गले के मज़ीद गिरेबान से ऊपर से ऊपर अब मेरे गले को आ पहुँची है। और यहाँ पर साबका हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो, ये मेरा गला अब घुटना ही है, और ये करप्शन और लाकानूनियत और महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। साबका हुकूमत इसलिए उस वक़्त अच्छी, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कह रहे हैं कि साबका हुकूमत अच्छी लग रही है। साबका हुकूमत ने जो कायदे-आज़म का अदारा था स्टेट बैंक, उसे भी फ़रोख्त कर दिया। FATF के ज़रिए 14 जो कवानीन 15 हैं उस पर लागू नाफज करके उसने आपके वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में ले लिया, पूरे निज़ाम मीशत को IMF का गुलाम बना दिया। लेकिन सर, अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो इन्होंने भी तो कोई कसर ना छोड़ी है, बल्कि इन्होंने तो उनसे 4 हाथ आगे जाकर जो है वो मैं ये नहीं, मेरी बात को आप बिल्कुल ये ना समझें कि मैं मौजूदा हुकूमत को बेहतर कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस पॉलिसी का तसलसल है, जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ रही है, आगे ज़्यादा हालात गंभीर होते हैं। निज़ाम के अंदर एक ही सिस्टम है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई और आता है तो यही पॉलिसी है। पहले भी एक ही पॉलिसी पे चल रहे थे, मौजूदा भी एक ही पॉलिसी पे, वही सिस्टम। इसका मतलब है कि हमें पाकिस्तान के अंदर आइन में भी कुछ तब्दीलियां दरकार होंगी और कानून के अंदर भी होंगी। आइन पर चल नहीं ना रहे। मैं माजरत के साथ, आइन तो कहता है कि सूदी निज़ाम मईशत नहीं होनी चाहिए, आइन तो कहता है कि आम आदमी को उसके दहलीज पे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा। तमाम कवानीन मौजूद हैं, आइन बेहतरीन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। सर, आप अपने हलके में NA 98 से इलेक्शन के जो उम्मीदवार तो हैं, तो आखिर में आपसे मैं ये सवाल चाहूँगा कि किस हद तक आप जो है अपनी जीत को जो है वो यकीनी समझते हैं?
देखें, जमात इस्लामी के कारकुन जब निकलता है तो वो पहले दिन से जीता होता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम गलबा दीन की बात करते हैं, हम निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की बात करते हैं। हम नताइज को बिल्कुल भी ये नहीं, हमारा काम है कि लोगों तक दावत पहुँचाना। जो आप नताइज की बात करते हैं कैसे हैं कि आमर भाई यकीन करें कि जहाँ पर भी जाते हैं लोग मायूस हैं, लोग हमें खुशामदीद करते हैं, लोग हम पर कुर्बान जाते हैं, हमारे लिए अपना दरवाज़ा खोलते हैं और तमाम मसाइल का हमारे साथ वो रोना रोते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इलेक्शन के अंदर जो हल्का NA 98 की जो आवाम है, इंशाअल्लाह इन तमाम सियासतदानों को जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे, पहले एक साहब थे, पहले गुज्जर साहब थे, फिर उसका वो बेटा गुज्जर साहब आ गया, फिर राणा साहब का बेटा आ ये गया। तो पाकिस्तान के अगर ऊपर भी देखा जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी को वोट देगी और अदल इंसाफ को वोट देगी और आम आदमी अपने हकूक़ को वोट देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे सरदार उस्मान अली एडवोकेट, जो हल्का NA 98 से जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से जो है वो MNA के उम्मीदवार हैं। आपने जानी उनकी गुफ्तगू, आपने जाना उनका नज़रिया, आपने जाना उनके क्या सोच है अपनी आवाम के बारे में, क्या उनका मंशूर है। इसके साथ ही अपने मेज़बान आमिर खान न्याज़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक किरदार के साथ हाज़िर होंगे प्रोग्राम खानज़ादा टॉक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।